वेलकम बैक स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिव माइंड में आपका स्वागत है। इन दिस सेगमेंट वी गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का यहाँ पे मतलब क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके द्वारा हमें इनकम जनरेट होता है या जिसके द्वारा हमारे पास फाइनेंशियल अर्निंग होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम जनरली बहुत सारी कैटेगरी में उनके लेवल के अकॉर्डिंग और उनके वर्क ऑफ या फंक्शन ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग हम उन्हें कई अदर पार्ट्स में, कई अलग अलग कैटेगरीज में उसे क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वीनरी एक्टिविटीज़। आप इस इमेज के माध्यम से आप अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ को या उनसे जुड़े हुए सेक्टर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक प्राइमरी, देन सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एंड फाइनली क्वीनरी, है ना। तो ये अलग अलग है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे बच्चे कि यहाँ पे एक स्टेयर केस लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। प्राइमरी बेसिक है, फिर इससे ऊपर में यहाँ पे सेकेंडरी दिख रहा है, देन टर्सरी, देन क्वाटरनरी, क्वीनरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी अलग अलग कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज करने के पीछे रीज़न क्या है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ अगर हम लोग बोले हंटिंग की बात करें, गैदरिंग की बात करें, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, उसके बाद अगर जैसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब अभी करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि जहाँ पे अर्थ के सरफेस से हम रिसोर्सेज को डायरेक्टली, रिसोर्सेज को प्राइमरीली क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसे कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने अगर मैंगो तोड़ा या फिर मैंगो कहीं से गैदर किया और गैदर करने के बाद अगर फैक्ट्री में हम उसे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करके हम उसे जूस बनाते हैं। तो प्राइमरी लेवल, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी या टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज़ के जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या कि जब दूसरे लेवल की एक्टिविटी में किसी भी गुड्स की, किसी भी प्रोडक्ट्स की जब वैल्यू इंक्रीज करती है, जब वैल्यू एनहांस करती है, तो हम उसे सेकेंडरी एक्टिविटी, देन फर्दर टर्सरी, देन क्वाटरनरी एंड फाइनली क्वीनरी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं। अब आगे के लाइन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरमेंट एज दीज रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड मिनरल्स। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि प्राइमरी एक्टिविटी को हम प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जहाँ पे हम अर्थ रिसोर्सेज को डायरेक्टली, इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या उसका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, चाहे लैंड से हो, वाटर से हो या एनी अदर डोमेन से हो अर्थ का, हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे। अब प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग, पैस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। आप इसे इस इमेज के द्वारा भी और अच्छे से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या लिखा हुआ है, हियर पीपल ऑब्टेन एंड प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल जिसको हम लोग अर्थ के सरफेस से किसी भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइमरीली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं या उसे कंज्यूम कर रहे हैं फ्रॉम द लैंड एंड द सी। एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। आगे देखिए इसमें, अब देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि इस पे ध्यान देना है कि क्या यहाँ पे कहने का मतलब हो रहा है। वाई इनहेबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एंड प्लेन रीजन्स आर एंगेज्ड इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली। देखिए एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखना है बच्चे कि जिस जगह का फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा होता है, तो उस जगह के ह्यूमन की एक्टिविटी या वहाँ पे रहने वाले ह्यूमन की एक्टिविटी उसी नेचुरल या उसी फिजिकल सेटअप के अकॉर्डिंग होती है। अगर कोस्टल रीजन है, अगर वहाँ पे वाटर है, तो वाटर रिलेटेड एक्टिविटी या वाटर रिलेटेड गतिविधियाँ वहाँ पे ज़्यादा होंगी, हम कह सकते हैं यहाँ पे। व्हाट आर द
फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बातें बताई जा रही है कि किसी जगह का फिजिकल एनवायरनमेंट ही वहाँ के ह्यूमन एक्टिविटी के साथ हाईली क्या होता है, कोरिलेटेड होता है। एक प्रकार से आप देख सकते हो कि वहाँ पे फिजिकल और सोशल फैक्टर के बीच में एक बहुत अच्छा ताना बाना या बहुत ही अच्छा एक रिलेशन वहाँ पे हमें देखने के लिए जनरली मिलता है यहाँ पे, विच अफेक्ट द टाइप ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस प्रकार के सेगमेंट आपको इस बुक के हर एक चैप्टर्स में मिलेंगे, जहाँ पे कुछ इंटरोगेटिव के साइन के माध्यम से कुछ चीज़ों पर आपको सोचने के लिए जोर दिया जाना है और कुछ चीज़ आपको बताई जाएगी डू यू नो के सेगमेंट के तहत। पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि रेड कॉलर वर्कर का मतलब क्या है, कि जो पीपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हंटिंग की बात करें, माइनिंग, क्वायरिंग, फिशिंग, लंबरिंग या वुड कटिंग, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड कॉलर वर्कर्स बोलेंगे। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल आता है कि रेड कॉलर वर्कर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि उनके जो काम का नेचर है वो आउटडोर होता है या घर के बाहर जनरली होता है। अगर आपको लकड़ी काटना है या अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती बाड़ी करनी है, अगर आपको फिशिंग करनी है, अगर आपको लंबरिंग करनी है, तो ये सारे काम आप घर में बैठ के नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सो ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। तो यहाँ पे कौन सी बातें आई कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोगों को हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। क्यों रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, क्योंकि उनके काम का नेचर मोस्टली क्या होता है, आउटडोर होता है। अब इसी प्राइमरी एक्टिविटी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और ह्यूमन की सबसे अर्लीस्ट नोन एक्टिविटीज है, हम उसे ही क्या बोलते हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। कैसे बोलेंगे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। क्या लिखा हुआ है, द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट फॉर देयर सब्सटेंस। अब देखिए बच्चे, अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास में एग्रीकल्चर है, सब्सटेंस बेस हो, कमर्शियल हो, लेकिन जब ह्यूमन अपने सिविलाइजेशन के आप बोल सकते हैं शुरुआती दौर में था, तो उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और उसके आसपास का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट था वो उसे उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता था कि वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सके। तो वैसी एक्टिविटी जो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से सबसे पहले जुड़ी होती है उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन प्राइमरी एक्टिविटीज में भी जो इंसान ने सबसे पहले जिस एक्टिविटी को एज अ प्राइमरी एक्टिविटी सबसे पहले उसमें वो इन्वॉल्व हुआ, हम उसे क्या बोलते हैं, शिकार करना और भोजन संग्रहण करना, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब इसमें किस चीज़ पर उनका लाइवलीहुड या किस चीज़ पर उनका जीवन व्यतीत करते थे या किन चीज़ों पर उनका जीवन निर्भर था, एनिमल्स विच दे हंटेड, वैसे जानवर जिनका वो शिकार करते थे, एंड द एडिबल प्लांट्स, खाने वाले प्लांट्स या पौधे, एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिन जानवरों का वो शिकार करते थे और जिस प्रकार के कंद मूल फल फूल वो क्या किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे या गैदर किया करते थे। प्रीमिटिव सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स, पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि हंटिंग और फूड गैदरिंग जो एक्टिविटीज़ है, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जो जिसे ह्यूमन ने अपने सिविलाइजेशन के सबसे इनिशियल फेजेस में क्या किया, शुरू किया, वो किस किस एरिया में जनरली किया था। हालांकि इस प्रकार की एक्टिविटीज अब कम हो रही है रेगुलरली टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण, लेकिन ये शुरुआती दौर में किस किस रीजन में हुआ था या अभी किस किस रीजन में एक्सेप्शनली दिखता है, आप यूँ कह सकते हो। तो कौन कौन से रीजन में, एक तो वेरी कोल्ड रीजन में, एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेटिक रीजन में, सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। द पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश थ्रू फिशिंग हैज़ एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आप देखिए जो कोस्टल एरिया में भी बहुत सारे लोग फिशिंग करते हैं, हम भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग, हो सकता है कभी शौकिया तौर पे या बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखते हैं जो फिशिंग करते हैं, लेकिन आज से 100-150 साल पहले की फिशिंग में और अभी के फिशिंग में बहुत बड़े पैमाने पे एक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस आया है। आज की फिशिंग टेक्नोलॉजिकली इन्वॉल्व ज़्यादा है, पहले उतना ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं था, तो जाहिर सी बात उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में भी फर्क आएगा। मेनी स्पीसीज नाउ बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग।
अब देखिए जब हंटिंग की बात आती है तो हंटिंग में भी, हंटिंग के लिए हम लोग कई बार एक टर्म और भी यूज़ करते हैं, पोचिंग। तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया जिसके द्वारा बहुत सारे जानवरों लाइक राइनोज, लाइक डियर, लाइक ब्लैक बक, उन सभी जानवरों के हंटिंग पे या पोचिंग पे उन्होंने बैन कर दिया या बैन लगा दिया। तो क्यों? क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड चीज़ों के द्वारा हम हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे हंटिंग होती है, और इतनी बड़े पैमाने पे हंटिंग होने के कारण उस स्पीसीज, इधर प्लांट्स इधर एनिमल के सर्वाइवल पे ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि उन्हें बचाना है। शुरुआती हंटिंग जो था, ह्यूमन अपने अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में जो हंटिंग और गैदरिंग करता था वो सर्वाइवल के लिए करता था, वो लाइवलीहुड के लिए करता था, वो सब्सिस्टेंस के लिए करता था। लेकिन आज उसका रूप सब्सिस्टेंस से शिफ्ट होकर कमर्शियलाइज हो गया है, अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो। द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रीमिटिव टूल्स, वो शुरुआती आप बोल सकते हैं औजार का, उपकरणों का यूज़ करते रहे, इसलिए उससे बहुत बड़े पैमाने पे, मास लेवल पे जानवरों का शिकार वो नहीं होता था। बस उनके रोजी रोटी के लिए जितनी ज़रूरी है, उनके अपने कंजम्पशन के लिए जितना ज़रूरी था, उतना ही हो पाता था, और इसलिए उस समय उतने बड़े पैमाने पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या जानवरों के एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट होने का प्रॉब्लम प्लांट्स के साथ नहीं आया था वहाँ पे। प्रीमिटिव टूल्स मेड्स ऑफ स्टोन, twigs, arrows, so the number of animals killed was limited. Why was the hunting being banned in India? जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आगे देखेंगे, गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन, जो मैंने सबसे पहले बताया कि द ऑलमोस्ट जो नॉन अर्लीस्ट एक्टिविटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैदरिंग और हंटिंग, या हंटिंग और गैदरिंग। These are carried out at different levels with different orientation. अलग अलग रीजन में हंटिंग और गैदरिंग का हमें एक अलग नेचर दिखता है, उस जगह के फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उस जगह के फिजिकल जोग्राफी के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज के अकॉर्डिंग। गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विद हैर्श क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत एक्सट्रीम है, इधर एक्सट्रीमली कोल्ड, इधर एक्सट्रीमली हॉट। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रीमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू satisfy their needs for food, shelter and clothing. This type of activity requires a small amount of capital investment. यहाँ पे चूंकि उद्देश्य सब्सिस्टेंस बेस है और यहाँ पे बिल्कुल भी अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल प्रीमिटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, स्टोन का यूज़ कर रहे हैं और भी कई उनके द्वारा बनाए हुए लकड़ी के अलग अलग प्रकार के औजारों का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसमें इतने बड़े पैमाने पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं दिखता है। एंड ऑपरेट्स एट वेरी लो लेवल टेक्नोलॉजी, द यील्ड पर पर्सन, जब बहुत बड़े एरिया में हंटिंग और गैदरिंग करके बहुत छोटे अमाउंट में प्रोडक्ट्स आता है और उसके लिए अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे पर यील्ड अगर प्रोडक्शन देखें वो बहुत ही कम दिखता है, प्रति व्यक्ति अगर उत्पादन देखें वो बहुत ही कम दिखता है। द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। इसीलिए हंटिंग और फूड गैदरिंग को एक बहुत ही अनसिक्योर्ड एक्टिविटी कहा गया, और यही कारण है कि ये धीरे धीरे करके कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आज हम लोगों ने हंटिंग किया, गैदरिंग किया, ठीक है, कल इसी हंटिंग या गैदरिंग के प्रोडक्ट से काम चल जाए, हर समय ये जरूरी नहीं होता है, और कई बार सरप्लस की स्थिति नहीं होती है, और कई बार तो हंटिंग और गैदरिंग हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए इस एक्टिविटी से धीरे धीरे करके लोग अब अपने आप को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, या कोई अदर ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ की ओर क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं, या उनका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है वहाँ पे। अब देखिए इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे मिजोरम में जो यहाँ पे वीमेंस है वो ऑरेंजेस को क्या कर रही है, वो गैदर कर रही है। अब आप आगे देखिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चे की, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर आपके 3 नंबर और 5 नंबर और MCQ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस चैप्टर से बहुत बड़े पैमाने पे वो पेपर 1 से, या सॉरी पेपर 1 नहीं, पार्ट ए से जो ह्यूमन ज्योग्राफी का सेगमेंट, उससे वो मैप बेस्ड सेगमेंट को भी रखता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि गैदरिंग का एरियाज कौन कौन सा, या किस किस एरिया में गैदरिंग एक्टिविटीज़ मोस्टली प्रैक्टिस की जाती है। तो इसके 2 एरियाज है जो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि एक जो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है और एक एक्सट्रीमली
हॉट रीजन्स हैं यहाँ पे। तो एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन और एक्सट्रीमली हॉट रीजन्स को हम दो अलग अलग नामों से और भी जानते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, हाई लैटिट्यूड कहते हैं, और एक्सट्रीमली हॉट रीजन को हम जनरली क्या बोलते हैं, लो लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो कौन कौन सा है, एक है हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड साउदर्न चिली। अब आप इसको पढ़ने के साथ साथ मैप में भी या वर्ल्ड मैप में भी साथ साथ इनके एरियाज को आप अच्छे से देखते हुए चलें। सबसे पहले जो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, इस पार्ट को आप देखो, ये जो टुंड्रा रीजन है पूरा नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें कनाडा का पार्ट आता है, अलास्का को शामिल कर लें तो यूएसए का भी कुछ पार्ट है यहाँ पे। सेकंड वन ही ये जो यूरेशिया के देखें, ये यूरेशिया जिसमें यूरोप और एशिया का जो टुंड्रा वाला रीजन, मोस्टली इसमें आप रशिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को देख सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज जो ये चिली वाला एरिया है, जो सदर्न चिली को देखें, ये भी एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में पड़ता है। तो यहाँ पे गैदरिंग का 3 मेजर एरिया कौन कौन सा, नॉर्दर्न मोस्ट कनाडा, नॉर्दर्न मोस्ट यूरेशिया एंड सदर्न मोस्ट चिली। नेक्स्ट अगर लो लैटिट्यूड में देखें, अगर लो लैटिट्यूड वाले एरिया में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है अमेजन बेसिन, सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल अफ्रीका, और आप जिसको बोल सकते हैं आप कांगो बेसिन और जायरे बेसिन। थर्ड वन इज नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अगर आप इसे मैप में देखें, अमेजन बेसिन देख सकते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में, आप इसे देख सकते हैं जिसे हम लोग ट्रॉपिकल अफ्रीका, इक्वेटोरियल अफ्रीका, या जिसे हम लोग कांगो रिवर बेसिन भी कहते हैं। थर्ड वन आप देख सकते हैं ये जो साउथ ईस्ट एशिया का ये जो पूरा एरिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया का आप देख सकते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में देख सकते हैं ये जैसे है पापुआ न्यू गिनी देख सकते हैं, है ना, आप इसे कालीमंटन देख सकते हैं, बोर्नियो देख सकते हैं, जावा सुमात्रा, और ये जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट 0 डिग्री के आसपास होने के कारण मिलता है। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, और यहीं पे इसके बगल वाले में यहाँ पे एक पार्ट है जिसे हम लोग क्वींसलैंड कहते हैं, आप मैप में देख सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं इसे। तो इन सभी एरियाज में जनरली गैदरिंग एक्टिविटीज़ देखी जाती है यहाँ पे, तो इन एरियाज पे विशेष ध्यान देंगे बच्चे। आगे, इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। पहले गैदरिंग क्या था, सब्सटेंस बेस्ड था और उसे हमारे भरण पोषण से ही संबंधित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ह्यूमन और एडवांस होता गया और अवेयर होता गया और टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड होता गया, और उसने अपने एक्टिविटी को सब्सटेंस से कमर्शलाइज कर लिया। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट सच एज लीव्स, barks of trees, medicinal plants, and after simple processing sell the products in the market. They use various parts of the plants. For example, the bark is used for quinine, और इसी quinine से, याद रखेंगे बच्चे, इसी quinine से मलेरिया की अचूक दवा बनाई जाती है। Tannin extract and cork leaves supply material for beverages like tea, coffee, cocoa, और भी बहुत सारी प्रकार की चीज़ें हो सकती है। Drugs, cosmetics, fibers, thatch and fabrics, nuts for food and oils, ट्री ट्रंक yield रबर, रबर जिसके आप लोगों ने देखा होगा इक्वेटोरियल प्लांट रबर, जिसके दूध से रबर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स कहते हैं उसे, है ना। बलाटा, गम्स एंड रेजिन्स यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर डू यू नो के सेगमेंट में एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे क्या बताई जा रही है, शायद इसमें भी कुछ अच्छी बातें हों। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्यूइंग गम, च्यूइंग गम जिसे हम लोग चिलगम कहते हैं, च्यूइंग गम जो हम लोग चबाते हैं, च्यूइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज गॉन, बहुत ज़्यादा चबाने के कारण उसका जो फ्लेवर गायब हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड चिकल। क्या बोलते हैं कि जो चबाने के बाद जो पार्ट बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, चिकल। क्या बोलते हैं उसे, चिकल कहते हैं। और इट इज़ मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ जपोटा ट्री। आपसे अगर ये सवाल पूछ ले कि वो चिलगम या च्यूइंगम जिसे चबाने के बाद जो चिकल बच जाता है वो बनता किससे है, तो वो एक ट्री है जपोटा ट्री, और उसी के मिल्क से जनरली हम उसे बनाते हैं। गैदरिंग के बारे में आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई बच्चे, और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में या बोल सकते हैं प्री बोर्ड में और मंथली टेस्ट में भी आते रहते हैं। सो इस पंक्ति पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। गैदरिंग हैज़
लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट एट ग्लोबल लेवल। क्यों? क्योंकि एक तो हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि गैदरिंग कंप्लीटली इमीडिएट नेचुरल सेटअप पर बेस्ड है। आज आप गैदर करने निकले, बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, लेकिन कल इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। गैदर करने के लिए आपको बहुत बड़े एरिया को सर्च करना पड़ता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, गैदरिंग के कारण जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उनको मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से भी कंपटीशन करना पड़ता है। इसलिए गैदरिंग एक्टिविटीज़ अब धीरे धीरे करके क्या हो रही है, कम होती जा रही है, या उसकी रेलिवेंसी कम होती जा रही है, आप कुछ यूँ कह सकते हो। एक्टिविटी cannot complete in the world market. Moreover, synthetic products, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चे, इस पे विशेष ध्यान देंगे। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइसेस। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स उससे बेहतर क्वालिटी होते हैं, उनके लॉन्गिविटी ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी बात उसका प्राइस कम होता है एज कंपेयर टू नेचुरल गैदर्ड प्रोडक्ट्स। हैव रिप्लेस्ड मेनी आइटम्स सप्लाइड बाय द गैदर्स इन ट्रॉपिकल एरिया। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूँ, आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे बच्चे कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें होती है। अगर हम लोग गैदरिंग का यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जूट के बैग्स का एग्जांपल दें तो जूट का बैग्स बहुत अच्छा होता है, बहुत टिकाऊ होता है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द घरों में पहले जूट का बैग यूज़ होता था, लेकिन अब हम लोग प्लास्टिक बैग का यूज़ अपने वेजिटेबल्स को लाने में, उन सब चीज़ों में ज़्यादा करने लगे हैं। पहले आप देखिए जो बड़े बड़े जो बोरे वगैरह होते हैं जिसमें कई बार ग्रेन्स वगैरह होता था, पोटैटोज होता था, जो पहले जूट के बैग्स का यूज़ ज़्यादा करता था, जूट के बड़े बड़े बोरों का यूज़ ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब हर जगह वहाँ पे प्लास्टिक बोरे का यूज़ या प्लास्टिक के बैग्स का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, उसके कौन कौन से वेरियस टाइप्स है, और सबसे अर्लीस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन सा है, हंटिंग और गैदरिंग, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा आपके जो भी सवाल हैं या आपके जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स पे बहुत हद तक आपने, या इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट बहुत हद तक खत्म हो पाए होंगे। अगली वीडियो में हम पैस्टोरल, नोमैडिक हर्डिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग और भी इससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के प्राइमरी एक्टिविटीज़ को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।